Good morning, everyone. So today I'm here with one of my good file, बेस्ट भी कह सकती हूँ. ये फाइल है आपकी बिजनेस स्टडीज़ की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर. जो सबसे ऊपर आप शीट देख रहे हो ये शीट है आपकी चेकलिस्ट. इसकी एक फ़ोटो मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूँगी. ये चेकलिस्ट आपके काम आएगी कि आपका कोई भी कंटेंट या आपका कोई भी शीट रह तो नहीं गई है. ओके, तो इसको मैं शेयर कर दूँगी, आप इसको चेक कर लेना. इसके अलावा अब आ जाते हैं हम फाइल के ऊपर. अब फाइल के बारे में बात करें तो फाइल का जो फर्स्ट कवर होगा वो आपका, देखिए जितना पेस्टल कलर लोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा. ज़्यादा नियॉन मत लेना, ब्राइट मत लेना, पेस्टल कलर लेना, इट विल लुक बेटर. इस फाइल को अगर आप देखें तो फ्रेंड में बच्चे ने बहुत ब्रीफ में सब कुछ बता दिया. बिजनेस स्टडीज़ हमारा टॉपिक है, मतलब हमारा सब्जेक्ट है. टॉपिक हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ब्रीफ में हमने नाम दे दिया. एंड देन वेयर शी हैज़ विजिटेड, ओके, द प्लेस शी हैज़ विजिटेड. देन व्हेन वी ओपन इट, द फ्रंट शीट जो आपकी पहली शीट होती है, इट्स रिप्रेजेंट्स यू. आपका क्या नाम है, आप कौन सा रोल नंबर है, सब्जेक्ट क्या है, किस टीचर के अंडर आपने गाइडेंस में काम किया है, वो सब कुछ इसमें लिखा होता है. काफ़ी क्रिएटिवली उसने काम किया है. ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो. सेकेंड आते हैं तो इट इज़ इंडेक्स. ये इंडेक्स है आपका. थर्ड पे मैं आऊँ तो ये है सर्टिफिकेट. राइट, दिस इज़ अ सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट में इस तरीके से उसने यूज़ किया. याद रखिएगा नीचे 3 आप कॉलम ज़रूर बनाइएगा. पहला जो टीचर आप जिसके गाइडेंस में आप काम करें वो साइन करेगा, एक्सटर्नल, एंड देन स्टैंपिंग. ओके, तो ये होती है सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट के बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं, जस्ट अ मोमेंट. राइट, सो सर्टिफिकेट के बाद नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट. राइट, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जो आपका होता है, कई बच्चों को डाउट होता है क्या लिखना है, तो ये आपको CBSE पर मिल जाता है. अगर आप कहोगे तो मैं नीचे लिंक में शेयर कर दूँगी. CBSE और अपना सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट दोनों का कंटेंट शेयर करती है हमेशा कि कैसे लिखना है. फिर देखो हेनरी फ्योल, इसका एक बड़ा सा फोटो. देन कब से कब तक था, सिर्फ उसने फ़ोटो को रिप्रेजेंट किया. यहाँ पर अगर आप एक शीट कम करना चाहो तो यहीं पर हेनरी फ्योल का फ़ोटो छोटा करके इसके बारे में लिख सकते हो. बच्चे ने यहाँ पर फ़ोटो यूज़ किया है एंड देन बिब्लियोग्राफी में उसके बारे में सब कुछ बताया है. एक बात ध्यान रखिएगा, लिमिटेड लिखना, बहुत ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि जो आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड एक्सटर्नल आपसे बिल्कुल पूछ सकती है या पूछ सकता है. तो जो भी आप यहाँ लिखोगे वो आपको पता होना चाहिए. देन द प्लेस शी हैज़ विजिटेड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट ओवर हियर इज़, आपने बता तो दिया मैंने यहाँ विजिट किया, लेकिन आपने विजिट किया या नहीं किया इसकी आपको अश्योरेंस देनी होती है. जैसे इस बच्चे ने क्या किया था, शी हैज़ विजिटेड दिस प्लेस एंड शी पेस्टेड हर ओन पिक्चर. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल यू आर पेस्टिंग द पिक्चर्स. वहाँ जाओ, अपने फ़ोन से ज़रूर फ़ोटोग्राफ्स लो. ऑर्डर करते वक्त जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो उस पर्सन के साथ आपकी एक फ़ोटो हो जाए जो जो आपका ऑर्डर ले रहा है, जो आप ऑर्डर कर रहे हो. ठीक है, उसके अलावा आपके खुद खाते पीते जो आप खा पी रहे हो फ्रेंड्स के साथ हो, उसी किसी प्लेस पर खड़े होकर. और सबसे ज़्यादा अगर एंट्रेंस पे अगर आप एक फ़ोटो ले रहे हो, जैसे इसने यहाँ पर एक फ़ोटो ली है एंट्रेंस पे, कौन सा विजिट था, क्या था, एंड ऑल एवरीथिंग. राइट, देन मूव टू द नेक्स्ट वन. दिस इज़ अ लोगो जो भी इनका है. एंड देन उसने थोड़ा सा इसको ब्रीफ किया है. ये आपकी चॉइस है, आप इसके बारे में क्या क्या लिखना चाहते हो. थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बताना. जैसे इसने क्या किया है, इसके बारे में यहाँ लिख दिया है, किसने शुरू किया, कितना टाइम हो गया अभी तक, कितनी आउटलेट्स इसकी हो गई हैं, टर्नओवर कितना है, ऑल बेसिक्स चीज़ें. ध्यान रखिएगा कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपसे ये सब पूछा जा सकता है. देन 14 प्रिंसिपल्स, ये हमारा मेन टॉपिक है. रिमेंबर दैट, ये पहला शीट आपकी ज़रूर होनी चाहिए कि ये 14 प्रिंसिपल्स मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, बच्चों के साथ 2 गड़बड़ हुई थी. पहला, बच्चों ने क्या किया था, सिर्फ एक पेज पर सिर्फ लिख ही दिया, डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में सिर्फ लिख दिया. एंड देन देयर इज़ नो स्पेस, दे हैव नॉट लेफ्ट एनी स्पेस फॉर एप्लीकेशन. और यही तो हमें सब कुछ लिखना है, बताना है डिवीज़न ऑफ वर्क क्या है, लेकिन वहाँ पर एप्लीकेबिलिटी थी या नहीं थी ये बताना ज़रूरी है. तो अच्छा होगा अगर आप इसके डेफिनेशन को अलग लिख रहे हो, एप्लीकेबिलिटी को अलग लिख रहे हो. तो इससे क्या होगा, इससे आपका लॉस है. क्यों? क्योंकि डबल शीट हो जाएगी. एक ही पे कर दोगे तो 14 शीट में 14 प्रिंसिपल्स खत्म विद एप्लीकेबिलिटी. लेकिन अगर आपने इसको अलग ब्रीफ किया, इसको अलग किया, तो 14 के 28 शीट्स हो जाएंगी, जो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी. जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. राइट, तो इसका एप्लीकेबिलिटी का मीनिंग मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ. डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ एवरीवन, आई एम श्योर आप लोग अभी तक इतना पढ़ चुके होंगे कि डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब होता है कि क्या वर्क को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से डिवाइड करके बांटा गया है या नहीं बांटा गया. भाई उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क को बांट के काम करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं. अब ये चीज़ एप्लीकेबिलिटी थी या नहीं,
इसके बारे में आपको बताना होगा वहाँ पर कि हाँ जी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा था या नहीं हो रहा था। देखिए 14 प्रिंसिपल आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, तभी एप्लीकेबिलिटी को भी आप जस्टिफाई कर पाओगे। इस बच्चे ने क्या किया है कि इसको यहाँ लिखा है, एप्लीकेबिलिटी बता दिया और इसका एक फ़ोटो यहाँ पर लगा दिया है। आपका राइट हैंड साइड हमेशा यूज़ होता है आपकी राइटिंग पार्ट के लिए, और लेफ़्ट पे सिर्फ पिक्चर्स लगती है। कभी भी लेफ़्ट पे कुछ लिखना मत, कभी भी लेफ़्ट पर नहीं लिखा जाता, कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। राइट पे लिखना है, कंटेंट जितना आपको देना है राइट पे, एंड लेफ़्ट पे फोटोग्राफ्स। देन द नेक्स्ट वन इज़ योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनके पास क्या अथॉरिटी के साथ उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या अथॉरिटीज़ भी दी गई थी या नहीं दी गई थी, एप्लीकेबल था या नहीं था, अगेन यही बताना है। एंड देन सम फोटोग्राफ्स, शी हैड पेस्टेड और फोटोग्राफ, जब वो ऑर्डर कर रही थी या एक क्वेश्चनर के बारे में भी मैं बात करूँगी, जब वो क्वेश्चनर के बारे में पूछ रही थी, ये फोटोग्राफ्स आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हो। देन देयर इज़ अ नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन, देन अगेन फोटोग्राफ्स एंड द पिक्चर्स, देन कंटेंट, पिक्चर्स, एप्लीकेबिलिटी आपको सबको पता है, यूनिटी ऑफ कमांड था नहीं था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था नहीं था, ये आपको सबको यहाँ पर लिखना है। वहाँ पे उसने देखो हर जगह पर अपना फ़ोटो ऐड किया हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह फ़ोटो लगाना है, ये आप स्टार्टिंग में लगाने के बाद बस फिर इससे रिलेटेड जैसे सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट जो आपका टॉपिक है, आप इसके अंदर इससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स यहाँ ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको हर जगह अपनी लगानी है, उसने ऐड की है दैट इज़ गुड, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। ओके, तो आप लगाना चाहो लगा देना, नहीं तो नहीं। रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज़, ये सब आपको यहाँ पर लिख दिया है मैंने, ठीक है, ये बताया हुआ है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसका एक PDF आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप PDF में से देख सकते हो। अभी आप सिर्फ ये देख लो कि बनाई कैसे है फाइल, राइट, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ जाए। इसको अब आगे हम लोग करते जाएंगे। इनिशिएटिव, स्प्रेड द कॉप्स, नाउ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। देखो यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, इसने जैसे यहाँ अलग किया है, ये चेकलिस्ट अलग बनाई है क्योंकि गड़बड़ थोड़ा सा लास्ट में इनका हो गया था। आप ध्यान रखना, आपको एक ही चेकलिस्ट तैयार करनी है। इसमें हम लिखते हैं फॉलोड, नॉट फॉलोड और पार्शली फॉलोड, राइट। अगर डिवीज़न ऑफ वर्क फॉलोड था तो हम कहेंगे हाँ जी था। मान लेते हैं मैं कहती स्केलेटन फॉलो नहीं थी, जैसे इसमें आया हुआ स्केलेटन फॉलो नहीं थी, तो मैं लिखूँगी नॉट फॉलोड। और अगर मैं लिखती हूँ जैसे इसमें क्या है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, जो आप ये कंटेंट अगर आप इस पर पार्शली नॉट एप्लीकेबल लिख रहे हो तो आप ध्यान रखना आप अपने वाइवा के क्वेश्चन तैयार कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके वाइवा के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। क्यों तैयार हो रहे हैं? क्योंकि वो क्या करेगा आपसे, जो भी एक्सटर्नल आएगा वो आपसे इसी के बारे में पूछ लेगा। वो कहेगा बेटा आपने कहा नॉट एप्लीकेबल, क्यों नहीं एप्लीकेबल था, क्या ऐसा आपने देखा। अब उसने कहा पार्शली नॉट एप्लीकेबल या पार्शली एप्लीकेबल, तो बेटा जी पार्शली एप्लीकेबल क्यों था, आपने क्या ऐसा नोटिस किया। तो ये आप अपने वाइवा के क्वेश्चन वहाँ कहीं ना कहीं खुद तैयार कर देते हो, क्योंकि एक्सटर्नल आपसे आप ही की फाइल में पूछने वाला है। तो जब वो इसको देखेगी फाइल को और वो देखेगी कि इसमें एप्लीकेबल है, इसमें नॉट एप्लीकेबल है, इसमें पार्शली एप्लीकेबल है, तो वो वहीं से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगी। तो यहाँ आप कहीं ना कहीं अपना वाइवा जो होता है ना खुद ही स्क्रिप्ट कर लेते हो। तो 2-3 क्वेश्चन तो अगर इसमें से यहाँ से उसने पूछे तो आपने जवाब दे दिया, तो मतलब आपका वाइवा ठीक हो गया। पहले क्या हुआ करता था बेटा, क्या कंपैरिजन में टेलर एंड फ्योल नहीं हुआ करता था, ये लास्ट ईयर ही हुआ है। अगर लास्ट ईयर का आप CBSE के कंटेंट उठाओगे और इस बार भी देखोगे तो जो फाइल्स बनाने के लिए डिटेल्स आई हुई है उसमें फ्योल और टेलर के बारे में कंपैरिजन पूछा है। इसके अलावा CBSE के पेपर में भी इससे ज़रूर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपने सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपने हेनरी फ्योल को क्यों लिया, टेलर को क्यों नहीं लिया, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना ज़रूरी है कि भाई ये तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसका नहीं है, ये प्रैक्टिकली हो सकता है, दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसमें आप वही आप अपना बता सकते हो सारा स्टडी मोशन और जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं आपके। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपका होता है कि दोनों के बीच में एक कॉमन बता दो, मतलब आप अपने वाइवा के क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं बताना चाहूँगी तो फिर वही है, एक वीडियो लंबी होती चली जाएंगी क्योंकि बहुत कुछ बताने लायक हो जाता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का मतलब बेटा क्या होता है, ये क्वेश्चनियर के कंटे बीच में ऐड ऑन करके क्वेश्चनियर में क्या होता है, आप इसके अंदर डाल सकते हो अपने क्वेश्चनियर के क्वेश्चंस। ध्यान रखना 14 क्वेश्चन तो सीधे बनेंगे 14 क्वेश्चन क्या बनेंगे, जो प्रिंसिपल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जब आप प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे 14 क्वेश्चन वो हो गए। उसके अलावा आप नेम, एज और जेंडर, और चाहे तो उसमें प्रोफेशन भी लिख सकते हो। तो आप अब ऑब्वियसली वहाँ आपके साथ कोई एंटरटेन इस पर आपको करेगा नहीं, ठीक है, कि कोई आपको एंटरटेन नहीं करने वाला। तो हमें रैंडमली लिखना पड़ता है यहाँ पे कि नाम क्या था, कितनी एज थी, उसका जेंडर क्या था। जेंडर इसलिए मैं लिखवाती हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्विटी, एक इक्वालिटी आप जानते हो ना,
रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, इक्विटी से रिलेटेड, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी के बिहाफ पर सब चीज़ें बराबर थी या नहीं, इस चीज़ को उस प्रिंसिपल को जस्टिफाई करने के लिए जेंडर लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जेंडर बस छोड़ना, प्रोफेशन और ऐड कर देना कि वो गेट कीपर था, ये स्वीपर था, ये बिलिंग डिपार्टमेंट में था, ये मैनेजर था, यहाँ पे नाम लिखने के लिए काम आ जाता है। इसका भी मैं एक फ़ोटो अलग से ढंग से खींच के इसके शेयर कर दूँगी जिससे आप आसानी से इसको देख पाओ। इसके बाद ये सब भरने के बाद लास्ट में आपका, लास्ट की 3 शीट में आता है, ये आपका आता है जिसमें हम पाई चार्ट्स तैयार करते हैं। पाई चार्ट्स का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा यूनिटी ऑफ कमांड, तो उसने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड में एप्लीकेबिलिटी हम दिखा रहे हैं। मान लो यूनिटी ऑफ कमांड में कह रही हूँ फुली एप्लीकेबल है, ठीक है, तो कितने एम्प्लॉयज़, फुली का मतलब क्या होगा, 100% जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब कह रहे थे हाँ जी यूनिटी ऑफ कमांड वहाँ पर चलता है, या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% है। तो आपको उस कलर से रिप्रेजेंट करना है कि कितना एप्लीकेबल, कितने लोगों ने हाँ कहा, कितने लोगों ने ना कहा। तो ये उस तरीके से आप क्या करोगे, पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करोगे। सारे ये पाई चार्ट्स बनाए हुए हैं, 14 के 14 बनाए होते। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप ऑब्जर्वेशन लिख लो या आप कंक्लूजन लिख लो, या ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन लिख लो। बट लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हमने ऑब्जर्वेशन अलग बनाई थी और हमने एक कंक्लूजन अलग बनाया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ के बाद हमारा आता है बिब्लियोग्राफी, जिसको हम रेफरेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी आप लिख सकते हो, बुक एंड रेफरेंसेस के नाम से भी लिख सकते हो कि आपने कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं। ध्यान रखना, जिस जगह पर आपने विजिट किया है ऑब्वियसली आपने उसको ज़रूर रेफ़र किया होगा। हेनरी फेयर के लिए विकीपीडिया ज़रूर सर्च किया होगा, और बुक्स के नाम ज़रूर लिखना। डोंट फॉरगेट टू राइट NCERT, सबसे पहला बड़ा लिखा होना ज़रूरी है NCERT के, हमने NCERT से ज़रूर पढ़ा है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ द एंड ऑफ द फाइल।